नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। शुरू करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले देहरादून पहुंचने से केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए। तो आज हरिद्वार में हम लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सुबह वे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आप प्रभारी मोहनिया और कर्नल अजय कोठियाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि वहां हरिद्वार में शो रोड करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और आगामी चुनाव रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं से भी अब बात करेंगे। आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंचे और चुनावी रणनीति को लेकर वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आम जनता से भी अरविंद केजरीवाल इस दौरे पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे अरविंद केजरीवाल। के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर नई पार्टी को मौका देना चाहिए। तो आज लोगों से बात करेंगे। आप लोग आइएगा, आप सब लोगों से 1 बजे के करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे बात होगी। तो इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, ये जो कार्यक्रम आज होने वाला है आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, तो इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने सीधे जॉलीग्रांट पहुंचकर उन्होंने ऑटो वालों के साथ संवाद किया और जी ऑटो वालों के साथ बहुत अच्छी आज उनकी मीटिंग रही। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियों को मैं हल करूंगा, लेकिन आप सरकार लाने में आम आदमी पार्टी की मदद करेंगे और ऑटो वालों ने भारी समर्थन आज आम आदमी पार्टी को दिया। उसके बाद अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो जिस पर अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। उसके बाद कुछ ही देर में अब यहाँ से परशुराम चौक हरिद्वार से लेकर आगे रोड शो का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी ऋषिकुंज ग्राउंड में भारी तादाद में पूरा ऋषिकुंज ग्राउंड भरा हुआ है आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों के साथ, और लोग नारे लगाकर और यहाँ पर कविताएं गाकर अपना जोश बढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ आज पूरा हरिद्वार जो है आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं का अड्डा पड़ा हुआ। जी नवीन जी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आप आम आदमी पार्टी को कहाँ पा रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को टक्कर दे पाएगी? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात है तो ये परंपरागत राजनीति करने वाले दल है। इनके पास आज उत्तराखंड के कोई मुद्दे नहीं है। जी 21 साल में जिस तरफ उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने धकेल दिया है, जनता त्रस्त हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है और उत्तराखंड का पहला चुनाव रहता है जहाँ जो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और मुद्दों का जवाब देने की ताकत तो भारतीय जनता पार्टी में नई कांग्रेस में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये जो मुद्दे हैं वो आम आदमी को बहुत पसंद आ रहे हैं और इस बार जनता एक योग्य सरकार बनाने के लिए अपना संकल्प, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रणनीति में आम आदमी पार्टी से कहीं नहीं टिक सकते। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने अपना सीएम चेहरा घोषित किया और फिर दूसरा उनको शुरू से हिमालय क्षेत्र गंगोत्री धाम से लड़वाने का फैसला लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने इरादे व्यक्त कर दिए हैं। और जहाँ तक सीटों की भी बात है, हमने आधे से ज्यादा सीटों पर अपनी चयन प्रक्रिया को अंतिम दौर में पहुंचा दिया है। बहुत जल्दी हमारे सारे कैंडिडेट पूरे 70 के 70 विधानसभा में अनाउंस किए जाएंगे। और रणनीति जहाँ तक है, चुनावी रणनीति, हमारे नेता लगातार यहाँ पर आकर ग्रास रूट स्तर पर जनता से मिल रहे हैं, जनता की बातों को समझ रहे हैं, उनकी जरूरतों को समझ रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर अपनी चुनावी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उसमें दोनों में अंतर है, आप देख सकते हैं। जी नवीन जी, तमाम बातचीत करने के लिए धन्यवाद।
तो वहीं हरिद्वार में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से बातचीत की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी से अपील की कि वह अगले चुनाव में आपकी सरकार बनने में सहयोग करें और अपने वाहनों में आम आदमी पार्टी के बैनर पोस्टर लगाएं और एक बार उत्तराखंड में आपको सरकार बनने का मौका दे। केजरीवाल ने ऑटो वालों से कहा कि दिल्ली में जब उनकी पार्टी ने सरकार बनाई थी तो उसमें 70% योगदान ऑटो वालों का था। कहा दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, इसका 70% योगदान ऑटो वालों का है। उन्होंने कहा कि एक ऑटो वाला पुलिस से लेकर सरकार को पैसे देता था, हमने ऑटो को लेकर सिस्टम बदल दिया। केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ ऑटो वालों के पास मेरा नंबर है, भारत के इतिहास का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसका नंबर ऑटो वाले के पास है और वो एक मैसेज करके कह सकता है कि मुझे ये परेशानी हो रही है। सरकार बनती है तो आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूप होल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली में सिस्टम बन रहा, दूसरा सिस्टम को फेसलेस करेंगे जैसे दिल्ली में करा। अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बात थी, दिल्ली में लागू करके आया हूँ और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी ऑटो वाले को फ़ोन कर लेना और फ़ोन करके पूछ लेना भाई केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जन्मदिन के अवसर पर सीएम धामी ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट में आनंदीबेन पटेल के साथ एक पोस्ट शेयर की है जिसमें सीएम धामी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आनंदीबेन को पटेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं भगवान केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन के पटेल के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैं भगवान केदार से आपकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति के बंटवारे पर बनी सहमति को लेकर भाजपा में जश्न है तो कांग्रेस में इसे लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड के 21 वर्ष के परिसंपत्तियों के मामले में सीएम धामी पर तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी के बीच जो समझौता परिसंपत्तियों को लेकर लखनऊ में हुआ था, 30 मिनट की बातचीत में उत्तराखंड के 21 वर्षों की परिसंपत्तियों की लड़ाई को बेच दिया गया। पुष्कर सिंह धामी हार रहे। आपको बता दें कि हरीश रावत ने समझौते के दिन को काला दिवस का ऐलान किया है। उन्होंने समझौते के खिलाफ राजभवन और अदालत में जाने की चेतावनी भी दी है और साथ ही साथ पार्टी में प्रदेश सरकार के पत्र जारी करने और समझौते की हकीकत को साफ करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की भी मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरीश रावत ने 3 कृषि बिल वापस को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में हरीश रावत कह रहे हैं कि आखिरकार सत्ता को झुकना पड़ा और देश के अन्नदाता की जीत हुई। वर्तमान सत्ता कृषि विकास के इतिहास को समझ नहीं पाई, नतीजा रहे किसान के हित को सीधे प्रभावित करते 3 काले कानून। हरीश रावत ने आगे कहा कि कुछ अरसा पहले मैंने कृषि विकास पर अपने विचार कुछ मित्रों के समक्ष रखे थे, उन्हें आपसे साझा कर रहा हूँ। आपको बता दें कि हरीश रावत ने एक वीडियो साझा करके कृषि बिल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ वक्त पहले अपने कुछ मित्रों से कृषि बिल पर कुछ बातें की थी, उसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको बता दें कि हरीश रावत ने वीडियो शेयर कर कृषि बिल पर बात कही है और उन्होंने कहा है कि देश में सत्ता को झुकना पड़ा और देश के अन्नदाता की जीत हुई। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा।
स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने दावेदारी करते हुए वर्तमान में पार्टी में अपने आप को सबसे सशक्त उम्मीदवार बताया है। प्रेस वार्ता में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि वह लंबे समय से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तथा वहां पार्टी की नीति एवं रीति की आस्था रखते हुए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की समर्थ कार्यकर्ता होने के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए विधायक पद प्रत्याशी के रूप में अपने प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं तथा जनता समर्थन की उन्हें प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी मुझे टिकट देकर लालकुआं विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो मैं पार्टी को पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि लालकुआं विधानसभा की ये सीट भारी मतों से जीतकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा, जिसके श्रेय मेरी पार्टी एवं क्षेत्र की जनता को जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थितियों आपको बता दें के अनुसार उसके रोड मैप तैयार किया जाएगा। हल्द्वानी रोड के लिए अलग अलग रोड मैप बनाकर वहां विकास कार्य के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके विधायक बनते ही गाँव में सड़क व पेयजल की पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राथमिकता और उसके साथ कन्या डिग्री कॉलेज बनाने का भी वादा उन्होंने किया है। 70 विधानसभा में बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे। और जहाँ तक टिकट की बात है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके अनुसार काम करूँगा। पार्टी यदि मेरे पर विश्वास करेगी तो मैं यहाँ पर एक सीट पार्टी की झोली में डालने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस का ऐलान भले ही कर दिया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जहां किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीदों का दर्जा और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित
कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला गांव में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने नेतृत्व में मृतक किसानों की याद में कैंडल मार्च निकालकर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन में मृतक किसानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश हमेशा इन किसान परिवारों के साथ खड़ा है। ये जो तीनों काले कानून थे ये तो किसानों के ऊपर थोपे गए थे। जो किसानों की मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी, एमएसपी के ऊपर कानून बनना, वो अब तक बना नहीं है। और ये वादा नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन से पहले 2014 के इलेक्शन से पहले किया था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट सिफारिशें जो हैं उसको लागू करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। वो उनका वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी लड़ाई किसानों द्वारा अभी जारी रहेगी। और आज ये हमने कैंडल मार्च निकालने का मकसद ये है कि ठीक है कानून वापस होंगे, लेकिन जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है आज हम उनको याद कर रहे हैं और वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। नरेंद्र मोदी जी को कभी उसके लिए माफ़ नहीं किया जाएगा। जो कैंडल मार्च है आज हमने निकाला, ये उन शहीदों के नाम है जो 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। अभी मोदी जी ने घोषणा की है जब तक इसे संसद में लेकर के इसे कैंसिल नहीं किया जाता तब तक किसान अपनी लड़ाई जारी रखेगा। आज ये कैंडल मार्च हम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। हम बढ़ते अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार शाम 6:45 बजे बंद कर दिए गए। इसी के साथ उत्तराखंड हिमालय की चारधाम यात्रा ने भी विराम ले लिया है। कपाट बंदी के अवसर पर रिकॉर्ड 4,346 श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। अब शीतकाल के दौरान भगवान बद्री नारायण के दर्शन योग ध्यान बद्री मंदिर में होंगे। उधर बद्रीनाथ धाम के साथ हुई सुभाई गांव स्थित भविष्य बद्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया भगवान नारायण के फूलों से श्रृंगार के साथ सुबह हो रही थी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि नृत्य पूजाओं के बाद भगवान को दोपहर का भोग लगाया गया। इसके बाद इसी दौरान गर्भगृह की स्थित बद्रीनाथ पंचायत से भगवान के अथविजय देवताओं की उत्सव मूर्ति और आदि शंकराचार्य की गद्दी को बाहर लाया गया, जबकि मां लक्ष्मी की गर्भगृह के भगवान नारायण के साथ विराजित किया गया है। इसी के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वैसे दोपहर का भोग लगने के बाद कुछ समय के लिए मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं, लेकिन कपाट बंदी के मौके पर दिन भर कपाट खोले रहे। इस दिन योगदान आपको बता दें कि योगदान बनने के लिए मंदिर को 20 क्विंटल अन्य प्रायोजित फूलों से सजाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बजरी कंपनी में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मृतका के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस एसएससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने साथ ही दोषी परिजनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। उसके साथ आपको बता दें कि लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बजरी कंपनी निवासी रॉबिन गिल की 19 साल की नवविवाहित कौशल्या उर्फ राधा की सुबह अचानक हालत बिगड़ गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतका ने जहरीला पदार्थ खाया था और इसी कारण उसकी मौत हो रही। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता महेंद्र पाल ने बताया कि उसकी पुत्री कौशल्या उर्फ राधा का विवाह 3 महीने पहले उसके पड़ोसी बजरी कंपनी निवासी युवक रॉबिन गिल के साथ प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था। वहीं युवती की मौत को लेकर कांग्रेस एसएससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि एक दलित युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसकी हत्या कर दी गई, वह निंदनीय है। अंदर एक बजरी कंपनी है जिसमें महेंद्र पाल जी हैं, जिनकी बिटिया पड़ोस में ही एक रॉबिन नाम के गिल के वहाँ विवाही तो नहीं है, लेकिन वो प्रेम संग चल रहा था उनका। और 2-3 महीने पहले से ही उनका एक वहाँ जाना था, आना जाना एक दूसरे का था और वो अपने साथ एक पत्नी की तरह रख रहा था। लेकिन आज ऐसी घटना हुई है जो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।